हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का आज का टॉपिक है हमारा भूमंडल, मतलब कि लिथोस्फीयर को पढ़ने वाले हैं। तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था और ये बताया था कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या और कितने टॉपिक हैं इस चैप्टर में। तो आज हम लोग भूमंडल को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जितने भी ठोस भाग हैं, जितने भी लैंड पार्ट्स हैं भूमि वाले, उसे क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल को स्थल मंडल भी कह सकते हैं और इसे ही इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। तो यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप भूपर्पटी को समझना, ये क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में क्रस्ट भी कहते हैं। तो ये मान लीजिए आपका अर्थ है और अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, ये क्या होती है? मिट्टी की होती है। उसे ही भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। तो जब आप क्लास 7th की बुक जब पढ़ोगे ना, तो उसमें और भी चीज़ें पढ़ोगे ज्योग्राफी को, कि उसमें क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, सब कुछ होता है। तो अर्थ की भी क्या होती है? लेयर होती हैं, परत होती हैं। ये जो अर्थ है पूरी की पूरी, उसमें क्या होती है? परत, लेयर होती है। तो अभी बस आप इतना ही समझो कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर की जो परत है जो मिट्टी की है, सबसे टॉप सॉइल होती है, उसे ही हम क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं। क्लियर इतनी? तो जैसे वैसे तो भूमंडल में सब आएगा, लेकिन हम अभी देखते हैं कि जो हमारा क्रस्ट वाला जो पार्ट है, उसके अंदर क्या पाया जाता है। तो उसके अंदर हम जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सॉइल फर्टाइल होना चाहिए, मिट्टी हमारी क्या होनी चाहिए? उर्वरक होनी चाहिए। तो उससे आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा खेती कर सकते हो। खेती करोगे, फसल उगाओगे और उसे खाओगे, तब आप जिंदा रह पाओगे। तो मिट्टी में क्या है? पोषक तत्व पाए जाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर? तो वही यहाँ पे कह रहा है कि यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ है हमारा जो ये भूमंडल है, जो स्थल मंडल है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्लियर? अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्या है? पृथ्वी की जो सतह है उसको क्या किया गया है? दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है कि बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है और सेकंड वहीं पे है हमारा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है कि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हाँ, जुड़े हुए हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले मैप को देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा मैप है। इसमें क्या है? ये हमारा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी क्या है? यहाँ पे ज़मीन है सब। लैंड पार्ट है यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे लोगों ने खेती की है, बिल्डिंग्स बनाया, ऑफिस बनाया, जो मन किया वो बनाया है। और वहीं पे हमारा क्या है? दूसरी जगह हमारा क्या है? महासागर है। ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर और इधर भी प्रशांत महासागर है। तो क्या है? सारे जो महासागर है वो क्या है? आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। और वहीं पे दूसरा हमारा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो इसको भी समझते हैं हम कि जुड़े तो हुए हैं, क्योंकि दूसरा ये जो है ना, ये समुद्र है। हाँ, समुद्र है। तो हम आपको ये बता चुके हैं ना कि लिथोस्फीयर में क्या होता है? लिथोस्फीयर में भूमि वाला पार्ट होता है ना, लैंड का पार्ट होता है। तो क्या, लेकिन ज़मीन क्या सिर्फ ऊपर ही दिख रही है? जैसे ज़मीन यहाँ यहीं पे है,
हाँ, बस जो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, क्या सिर्फ वहीं पे है? तो यहाँ पे तो, इस जगह पे तो पानी है। तो पानी के नीचे भी तो ज़मीन होगी ना। हाँ, तो जैसे एक एग्जाम्पल से समझो कि आप नदी में जाते हो, क्या करते हो? आप नदी में जा रहे हो, यहाँ पे नदी में जा रहे हो, और नदी में जब आप उतरोगे, इंटर करोगे, नदी में चलते जाओगे, तो पानी आपके क्या होगा? ऊपर तक आ जाएगा ना। लेकिन आपके जो पैर हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीन पे टिके होंगे ना। मतलब ज़मीन तो नदी के नीचे कहीं ना कहीं है। हाँ, नीचे भी है। तो ये दोनों क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर इतनी चीज़ें? तो एक और एग्जांपल से आप समझिए। जैसे ये हमारा स्थल भाग हो गया, ये ऊपर लैंड पार्ट है, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है। और यहाँ पे फ्रेंड खड़ा, वो आपका डूब रहा है जैसे, और वहाँ पे उसका पैर कहाँ आ गया? ये नीचे स्थल भाग में। तो ये भी जमीन है, ये भी लैंड फॉर्म से है ना। तो क्या है? ये हमारा समुद्री वाला एरिया है, समुद्र है, और ये हमारा लैंड पार्ट है। तो ये क्या है? आपस में जुड़ रहे हैं ना। इसका भी तो ये पैर नीचे है, नदी की ये समुद्र के नीचे भी तो ये ज़मीन है। तो क्या है? ये स्थल भाग भी एक दूसरे से, वही कह रहा है, जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं। क्लियर इतनी चीज़ें? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि समुद्र जल का तल सभी जगह क्या होता है? समान होता है। तो इसको समझना कि पृथ्वी का जो समूचा तल है वो एक जैसा नहीं होता है। कहीं ऊबड़ होता है, कहीं खाबड़ होता है, कहीं उठा हुआ रहता है, कहीं नीचा होता है। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उस तल को नापने के लिए एक मानक बनाया जाता है। समुद्र का जो जल है, समुद्री जल का जो उत्तल है, वो भी जगह क्या होता है? वो सभी जगह समान होता है। वो स्थल की ऊंचाई जब हम मापते हैं ना, तो जब हम स्थल की, ये स्थल है, तो जब हम इसको नापते हैं तो क्या करते हैं? समुद्र तल में मापी जाती है। मतलब ये जो रहता है, इसके ही द्वारा मापी जाती। इसको भी ध्यान में, सी लेवल का भी क्या करना होगा? हमें ध्यान में रखना होता है। तो बोर्ड वगैरह पे लिखे हुए देखे होंगे ना कि हमेशा जो ऊंचाई मापी जाती है, किसी भी तल की जो ऊंचाई मानी जाती है, वो क्या होती है? समुद्र के जल को देखकर मापी जाती है। जो भी यहाँ पे जैसे यानी कि जो समुद्र तल की जो ऊंचाई है उसे शून्य माना जाएगा। ये जो समुद्र है, इसे क्या माना जाता है? हमेशा शून्य माना जाता है। और यहीं से जो भी सभी जगह है, चाहे वो एवरेस्ट हो या कोई भी चोटी हो, यहाँ पे स्थल रूप है, जैसे मान लीजिए ये चोटी है, कोई भी चोटी है, तो उन सब की ऊंचाई आपने देखी होगी, समुद्र तल से होगा। समुद्र तल से उतनी ही ऊंची है, तो समुद्र तल को हमने क्या माना है? आधार माना है। तो और ये हमेशा क्या होती है? यहाँ पे इसे शून्य माना जाता है। समुद्र तल की जो मापा जाता है जब भी, तो ये 0 से ही लिया जाता है। तो उसका ध्यान, सी लेवल का हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो इतनी बातें आप लोग को समझ में आई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये थोड़ा सा जीके जीएस वाला पार्ट है, ये आप लोग के बुक में ही दिया था, तो मैंने रख लिया है इसमें कि आपका जनरल नॉलेज भी थोड़ा स्ट्रांग हो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल के से 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक, तो जो आपका क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 8,848 मीटर है। तो वही हमने बताया ना इधर कि समुद्र तल से हमेशा देख के, ध्यान में रख के मापा जाता है। और वो कितनी होती है वहाँ पे समुद्र तल की से? वहाँ पे हमेशा 0 माना जाता है। वहीं हमारा सेकंड पॉइंट है कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो इसको मैप से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा प्रशांत महासागर, और एक इधर भी
प्रशांत महासागर है। वैसे तो ये इमेज क्या है, 2D इमेज है, 3D तो इमेज है नहीं। तो एक हिस्सा आप इधर देख रहे हो और एक हिस्सा आप इधर देख रहे हो, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये एशिया के कहाँ पड़ रहा है, एशिया के पूर्व में पड़ रहा है, एशिया के पूर्व में पड़ रहा है ना। और वहीं जो दूसरा वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में पड़ता है। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, और सब यहाँ पे सबसे गहरा गर्त होता है, मेरियाना गर्त, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है, समझे आप। फिर हमारा कहता है थर्ड पॉइंट कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले व्यक्ति थे। तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन था तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला, तो न्यूजीलैंड से एडमंड हिलेरी और भारत से तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, जो कि 29 मई 1953 को गई। वही हमारा लास्ट पॉइंट है, जापान की तुजो ताबेई जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 19 मई 1975 को 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और वहीं पे बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो सबसे पहले कौन थी, जापान की जुको ताबेई, विश्व की पहली महिला जुको ताबेई जापान की थी। और भारत में पहली महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। इन्होंने एवरेस्ट पर पहला कदम कब रखा था, 29 मई 1984। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और ये जीके वाला क्वेश्चन है, ये इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब मैं सीटेट एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन नॉर्गे शेरपा वाला और एडमंड हिलेरी वाला आया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज से भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जीके की क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लिथोस्फीयर कि भूमंडल क्या है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करिए और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ठीक है। और मेरी जितनी भी पिछले की वीडियो हैं, पिछले की जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है, हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उसे जा कर के मेरे चैनल पे ज़रूर देखें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।